क्लास 11th में अगर आपने कॉमर्स लिया है या फिर आर्ट में रहकर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% से भी ज्यादा पोर्शन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन आपने पढ़ा हुआ होता है। इसीलिए नया सब्जेक्ट है तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से कर पाओगे। तो जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो आपका 80 मार्क्स का आएगा और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 2 बुक्स हैं आपकी इसमें। पहला है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं यानी ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइनली उनको पब्लिक में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो कई सारे आपने चार्ट्स देखे होंगे कि जनसंख्या इतने % थी 2004 में, फिर 2005 में इतना बढ़ गई, 2006 में इतना बढ़ गई, एटसेट्रा। या पढ़े लिखे लोगों का जो क्या पहले पोर्शन था अब कितना हो गया है, इस तरीके के आपने पाई चार्ट पढ़े होंगे कि इतने % लोग गांव में रहते हैं, बाकी के लोग शहर में रहते हैं। तो ये जो फाइनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ये इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा की गई होगी, फिर उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा, यानी उसको व्यवस्थित किया गया होगा, फिर फाइनली उसको रिप्रेजेंट करके आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। तो ये जितना भी प्रोसेस है, ये सब किस में किया जाता है? वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये पढ़ते हो और सीखते हो? वो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। आपको पता चल गया कि आप स्टैटिस्टिक्स में क्या सीखोगे? सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको प्रेजेंट करना। और कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो आगे आप चैप्टर में सीखोगे। और वो कौन से टूल्स हैं जिनकी वजह से हम एनालिसिस करते हैं, इन डेटा को विश्लेषण करते हैं और फाइनल डिसीजंस हम निकालते हैं। तो ये जो आपकी बुक है, ये 40 मार्क्स की आएगी। इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन डेटा है, ये आपका 15 नंबर का है और बाकी का जो टूल्स है वो आपका 25 नंबर का है। यानी जो टूल्स वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मतलब छोटे लेवल का, मैक्रो मतलब बड़े लेवल का। यानी जब आप किसी व्यक्ति की आय, उसके खर्चे, उसकी मांग, उनसे रिलेटेड वस्तु की कीमतों के बारे में पढ़ते हो, किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एक उत्पादक के बारे में पढ़ते हो, तो वो सब आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन जब एक पूरे देश की मांग के बारे में पढ़ते हो, पूरे देश की पूर्ति के बारे में पढ़ते हो, पूरे देश की आय के बारे में पढ़ते हो, खर्चों के बारे में पढ़ते हो, तो वो सारी सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, फिर कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं को यूज करता है, वो कैसे अपने संतुष्टि लेवल तक पहुंचता है और उसके थ्रू की जाने वाली जो मांग है, जो डिमांड है, वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो डिसाइड होती है और प्राइस के साथ वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। जैसे कि उपभोक्ता होता है वस्तुओं को प्रयोग करने वाला, वैसे ही उत्पादक होता है वस्तुओं और सेवाओं को बनाने वाला। तो वो कैसे अपने फाइनल सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक पहुंचता है, और जहां उपभोक्ता मांग करता है वही उत्पादक क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है। तो आप इसके बाद फिर पढ़ोगे कि मार्केट के कितने कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है आपका 4 नंबर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है आपका 14 का, और प्रोड्यूसर भी है आपका 14 मार्क्स का, और मार्केट है आपका 8 का। तो देखिए, आपके सिलेबस में इस बार काफी कुछ काट दिया गया है, काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है, तो आपके लिए राहत की बात है, ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप यह जानना चाहते हो कि वो कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बुक यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, उसका स्कोप क्या है, उसके क्या कार्य हैं और इसकी कितनी महत्वपूर्ण है, यानी क्यों हम इसको यूज करते हैं। जो जनगणना आपने सुना होगा, भारतीय जनगणना, जिसमें हम देश की जनगणना करते हैं और अलग अलग सूचनाएं निकालते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है। तो आई होप इससे आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और डिटेल में जानने के लिए तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि जल्दी ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रेस करना पड़ेगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर हम कहें डेटा जो होता है, उसको किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है यानी कलेक्ट किया जाता है, उसको टेबल में किस तरीके से लिखते हैं यानी ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं। देखिए, टीचर ने आपके एग्जाम चेक किए, अब हर एक एग्जाम पर
अलग अलग नंबर दे दिए, तो अब टीचर क्या करेगी, सबसे पहले उसको अपने रजिस्टर में नोट करेगी। तो जब टीचर नंबर देती है तो वो हो गया कलेक्शन, जब उसको अपने रजिस्टर में नोट करती है तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और जब वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट को दे देती है तो वो हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई होप इससे काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर इसमें आप क्या पढ़ोगे कि क्या क्या वो सोर्सेज हैं जहां से हम डेटा यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सोर्स होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो इनके क्या मतलब है, और जो बेसिक डाटा है वो किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, सैम्पलिंग के क्या कंसेप्ट हैं, डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं, और सेकेंडरी डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी आप पढ़ोगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आप पढ़ोगे। ये बहुत आसान है, जब आप पढ़ोगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल आपका चैप्टर है। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें आप टेबल बनाना सीखोगे। आपको याद होगा कि क्लास 9th में आपने टेलीबार्स बनाना सीखा था। इस तरीके से आप टेलीबार्स बना के एक टेबल बनाते थे जिसमें आप डेटा रिप्रेजेंट करते थे। तो वापस से अब यहाँ पर ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीखोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखोगे, फिर डेटा को प्रेजेंट करना, यानी पहले आपने बार डायग्राम बनाया होगा, हिस्टोग्राम बनाए होंगे, पाई चार्ट वगैरह बनाए होंगे क्लास 10th में, तो वही सब आपको यहाँ पर करना है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप यानी टेबल में बनाना और चित्रों के द्वारा बनाना। फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी बार डायग्राम और पाई डायग्राम आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आ जाएगा आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑगिव आ जाएगा, और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स आ जाएगा, टाइम सीरीज ग्राफ। तो ये अलग अलग तरीके की टेबल्स और ग्राफ और चित्र बनाना आप इस चैप्टर में सीखोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी वो क्या टूल्स है जिसकी हेल्प से हम इन सूचनाओं को एनालिसिस करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, इनके बारे में और ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, और फिर फाइनल डिसीजंस हम लेकर आते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले सीखोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन। इसके अलावा भी मीन होते हैं लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसमें होते थे पहले लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 9th और 10th में आपने मीन, मीडियन, मोड भी किया हुआ है, तो वही आप यहाँ पर करोगे। थोड़ा सा आपको एडवांस उसके फॉर्मुलेज मिलेंगे जो कि टफ नहीं होंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। फिर कोरिलेशन, ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके पास। तो कोरिलेशन में आप इसकी प्रॉपर्टी सीखोगे। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, इसमें दो है, कार्ल पियर्सन मेथड और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ये आप करोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। देखिए इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, आपने कभी सुना होगा कि महंगाई 5% बढ़ गई है, महंगाई 6% हो रही है, या महंगाई कम होकर 3% हो गई है। तो ये कैसे निकालते हैं। खुदरा महंगाई दर आपने सुनी होगी। तो ये सारी चीजें ही आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो इसका इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर में क्या कनेक्शन है, और सैंपल एग्रीगेटिव मेथड्स क्या होते हैं। देखिए अपनी इकोनॉमी को पढ़ने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बिजनेस वाला जो पेज होता है, आपको काफी हद तक उसमें सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि शायद पहले आपने कभी महसूस किया होगा कि जब बिजनेस वाला जो पेज है जब आप पढ़ते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब वो सब आपको समझ में आने लग जाएगा अपनी इकोनॉमिक्स की हेल्प से। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, यानी इसमें सीखोगे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग टर्म है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जबकि इकोनॉमिक एक अर्थव्यवस्था है, यानी एक देश की व्यवस्था है। अब एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर उसके बाद इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए सॉल्यूशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना। तो इसको बनाना सीखोगे, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको बनाते हैं। और जब इस कर्व को बनाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत, कि अगर दो आपके पास ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो दूसरा ऑप्शन आपने छोड़ दिया, तो एक ऑप्शन को चूज करने के संदर्भ में दूसरी जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया है उसकी क्या लागत थी। तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप पढ़ोगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा, शायद ऐसे अभी आपको समझ में ना
आए। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसमें आपके एक चैप्टर नहीं होगा, एटलीस्ट आपके इसमें 3 चैप्टर बनेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझोगे और ये 2 तरीके से होता है, एक तो यूटिलिटी मेथड से और दूसरा होता है इंडिफरेंस कर्व से। यूटिलिटी मेथड यानी उपयोगिता, कि जब आप एक रोटी खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरी रोटी खाते हो तो आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, लेकिन तीसरी रोटी खाते हो तो आपका पेट भर जाता है और चौथी रोटी खाकर ही आपको उसको नेगेटिव उपयोगिता मिलती है, यानी आपको उल्टी हो जाती है। तो ये यूटिलिटी कंसेप्ट है। इसके बेसिस पर आप यह सीखोगे कि कौन सा वो पॉइंट है जिस पर एक जो उपभोक्ता होता है वो अपने हायर लेवल तक सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक पहुंच सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब आप सीखोगे। फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसमें जब कर्व बनाओगे तो कई सारी इंपोर्टेंट टर्म है, जैसे कि कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये सब करने के बाद फिर आप इंडिफरेंस कर्व बनाना सीखोगे और अलग अलग कंडीशन सीखोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। फिर आ जाता है डिमांड यानी मांग। तो मांग किसके थ्रू की जाती है, ऑब्वियसली उपभोक्ता के थ्रू, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं को प्रयोग करता है, जैसे आप और हम। तो मांग क्या होती है, व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, मांग शेड्यूल यानी मांग तालिका क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, उसकी स्लोप क्या होती है, जो मांग वक्र है उसमें जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, एक ही लाइन ऊपर नीचे होती है या फिर ऊपर और नीचे वो शिफ्ट हो सकती है। तो ये सब आप इसमें सीखोगे, ये क्यों शिफ्ट होती है, इसमें मूवमेंट क्यों होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, और जो किसी भी वस्तु की डिमांड होती है वो प्राइस से किस तरीके से कनेक्टेड होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप सीखोगे, कैसे निकालते हैं वो आप सीखोगे। तो ऑल एंड ओवर काफी अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा ये करने में। फिर आ जाएगा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। जैसे आपने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था वैसे ही आप उत्पादक के बारे में पढ़ोगे। उपभोक्ता करता है डिमांड और उत्पादक करता है क्या, सप्लाई। अब जब उपभोक्ता डिमांड करता है, उत्पादक उन्हें बनाता है, जब बनाएगा तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी होगी, उसकी रेवेन्यू भी होगी। तो आप सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन सीखोगे, उसमें शॉर्ट रन यानी लंबी अवधि और लघु अवधि दोनों के संदर्भ में सीखोगे। फिर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है, इंपोर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम में आता है। फिर कॉस्ट क्या होती है, अब कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट में आप सीखोगे कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब सीखोगे। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब सीखोगे। कॉस्ट सीख लिया आपने, फिर उसके बाद रेवेन्यू पर आ जाएगा, सेम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इनके मीनिंग और इनके आपस में क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद ये सब पढ़ लोगे तब आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर पहुंचोगे, जिसमें आप पढ़ोगे कि इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं और ये कैसे निकालना सीखोगे, निकालोगे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन से। फिर आ जाएगा सप्लाई। तो व्यक्तिगत सप्लाई क्या होती है और मार्केट सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन से वो फैक्टर्स है, कौन से वो तत्व हैं। सप्लाई तालिका यानी पूर्ति तालिका क्या होती है, टेबल इसमें बनाते हो आप। फिर कर्व बनाते हो, जैसे डिमांड कर्व आपने बनाया था, सिमिलरली सप्लाई कर्व बनाओगे यानी पूर्ति वक्र बनाओगे, हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं। फिर इसमें सेम जैसे डिमांड में मूवमेंट होती थी वैसे ही आप सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगी, तो ये क्यों होते हैं ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा जिसमें कई तरह की मार्केट्स आप पढ़ा करते थे, लेकिन अब सिर्फ आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ोगे। इसमें किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है मांग और पूर्ति को आपस में मिलाकर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप इसके परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर्स, इसमें मार्केट किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचती है, इसके डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट होने पर क्या चेंजेस होते हैं, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये सब आप पढ़ोगे। तो इसी के साथ ही जो आपका सिलेबस है क्लास 11th का वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को भी सिलेबस पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।